इंडिया इज ऑन मून, ये आपने बहुत ज़्यादा सुन लिया होगा पिछले 2-3 दिनों में। तो फाइनली इंडिया 4th कंट्री बन चुका है वर्ल्ड में जो कि चांद पर लैंड हुआ है, चांद पर पहुंच चुका है। और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जो कि चांद के साउथ पोल में पहुंच चुकी है। हो सकता है आपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वीडियो देखा हो, उसकी लाइव कवरेज देखी हो, क्योंकि यूट्यूब पर एक नया रिकॉर्ड बन चुका है जहां पर इसरो के यूट्यूब चैनल पर अब तक सबसे ज़्यादा लाइव व्यूवर्स आए हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और पूरी दुनिया, पूरा भारत, सब लोग इसे देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन का उत्सव था। 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर विक्रम लैंडर मून पर लैंड कर गया और ये एक इतिहास बन चुका है। और विक्रम लैंडर के बाद अभी कुछ समय बाद फिर प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ गया और अपना वो काम करना जारी रख चुका है। लेकिन अब क्या, अब आगे क्या होगा, इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग हो रही थी तब हमारे देश में बहुत ही उत्साह का माहौल था। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे देश से बाहर थे, वो ब्रिक्स सम्मेलन में थे, देश से बाहर थे। उन्होंने रिमोटली ज्वाइन किया था इसरो में। जो भी वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, लैंडिंग हो रही थी, जैसे हम देख रहे थे वैसे वो भी वहाँ पर देख रहे थे। और उसके बाद उन्होंने छोटा सा एक संबोधन भी दिया इसरो के साइंटिस्ट को और काफ़ी खुश नज़र आए। लेकिन जैसे ही वो वापस आए इंडिया में, सबसे पहले वो इसरो ऑफिस पहुंचे और सारे साइंटिस्ट से मिले और उन्हें धन्यवाद अर्पित किया और वो काफ़ी खुश नज़र आए। अगर आपने पीएम मोदी का इसरो में भाषण सुना है तो आपने देखा होगा कि वो भाषण देते देते थोड़ा सा भावुक हो गए। और यकीन मानिए जब हम ये देख रहे थे लैंडिंग, तो उस समय हम सब पूरे भारतवासी भी थोड़ा सा भावुक तो हो ही गए थे। खुश थे लेकिन थोड़ा सा खुशी में जो होता है ना, खुशी के आंसू, वैसा थोड़ा सा सिचुएशन हो गया था। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा हो ही गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटा लंबा भाषण दिया, लेकिन उसमें से जो मेन बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि जहाँ पर विक्रम लैंडर लैंड किया है उस जगह को एक नाम दिया जाएगा और उस जगह का नाम होगा शिव शक्ति पॉइंट। सो शिव शक्ति नाम से उस जगह को पहचाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट कहकर उस जगह को बुलाया जाएगा और इंडिया का नाम इस नाम के साथ जुड़ चुका है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो चंद्रयान 2 था उसका भी हमें नाम देना था, लेकिन हम नहीं दे पाए क्योंकि वो फेल हो गया था या पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उस समय उनके पास ऑप्शन था कि उस जगह को नाम दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, या सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा तो हम दोनों को एक साथ नामकरण करेंगे। तो चंद्रयान 3 के नामकरण के साथ साथ चंद्रयान 2 का भी नामकरण हो गया है। नामकरण उस जगह का होता है जहां पर वो लैंड करता है। तो चंद्रयान 2 के केस में उस जगह का नाम रखा गया है तिरंगा। तिरंगा पॉइंट उस जगह को कह के बुलाया जाएगा और ये बहुत ही खुशी की, फख्र की बात है हम सबके लिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है जो आपको जानना चाहिए, और अगर आप जीके वगैरह ज़्यादा जानते हैं तो इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए। आज के बाद से हमेशा हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब से 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और ये बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हम इसरो पे तो हमेशा गर्व करते हैं और आपको पता है हम हर चीज़ को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन जब कोई एक दिन डिसाइड हो जाता है तो उस दिन हम ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं और उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि उस दिन को एक डिसाइड कर दिया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, तो हम सब उस दिन को अच्छे से मनाएंगे और याद करेंगे कि कैसे इस तारीख को हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा फैसला है। प्रधानमंत्री ने इसरो में जाके सबसे पहले सभी साइंटिस्ट को मुबारकबाद दी और उन्हें सैल्यूट किया और ये बहुत ही अच्छा और भावुक पल था और सारे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें हीरो कहकर बुलाया गया, उन्हें सैल्यूट किया गया, उन्हें आदर सम्मान दिया गया जिसके वो क्या कहें कि हकदार हैं। तो मुझे ये सब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि चंद्रयान जब चंद्रमा पे लैंड हो गया फाइनली, तो वो करेगा क्या, उससे होगा क्या। तो दोस्तों आपको पता है कि जो चंद्रयान यहाँ से गया है उसके 3 पार्ट है मेनली, प्रोपल्सन मॉड्यूल, उसके साथ ही लैंडर, विक्रम लैंडर जिसका नाम है, और प्रज्ञान रोवर। तो ये तीनों का अलग अलग काम है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो धरती की चारों तरफ घूम रहा है और वो मेनली धरती की रिसर्च करेगा, वहाँ पर चेक करेगा कि और पता करेगा कि धरती पे ऐसा क्या होता है जिससे वहाँ पर जीवन होता है, जिससे कि हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन होने की संभावना है या नहीं है, उसमें मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि विक्रम लैंडर में भी 3-4 पेलोड है। पेलोड उन चीज़ों को समझ लीजिए जो कि उस पर कोई भी यंत्र लगा है या कोई भी ऐसी चीज़ लगी है जो वहाँ पर जाके काम करने वाली है। तो विक्रम लैंडर में 3-4 चीज़ें हैं और उसके साथ रोवर में भी 2 पेलोड्स लगाए गए हैं। और जो रोवर है उसकी खास बात यह है कि उसकी 26 किलो का वेट है और उसके जो पीछे के टायर हैं उसमें अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो बना हुआ है, जिससे कि वो चंद्रमा पर चलेगा तो वहाँ पर अपने निशान छोड़ता जाएगा और हर जगह भारत का और इसरो का निशान मिलेगा। जो चंद्रयान 3 जो गया है उस क्या क्या करेगा उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। शायद आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 जो गया है उसमें जो विक्रम लैंडर है वो मून पर घूम कर 800 मीटर तक घूमकर वहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा करेगा, रिसर्च करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन उससे पहले हमको बता दें कि इस चंद्रयान 3 की जो लाइफ है वो 14 दिन बताई जा रही है। धरती पे जो 14 दिन होते हैं वो
मून पर एक दिन होता है और वहाँ पर उस समय सूर्य की रोशनी रहेगी, तो उससे हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसमें सोलर से वो चार्ज होगा और काम करेगा। उसके 14 दिन के बाद वहाँ पर रात हो जाएगी और वहाँ का टेम्परेचर -130 डिग्री तक हो जाएगा और रात रहेगी, तो वहाँ पर कोई भी उसको पावर नहीं मिलेगी, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन इसरो की उम्मीद है कि जब दोबारा वहाँ पर सुबह होगी तो शायद वहाँ पर फिर से वो एनर्जी लेकर चार्ज होकर काम करना शुरू कर दे। दोस्तों, प्रपल्शन मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं लैंडर की। लैंडर में भी कुछ उपकरण लगे हैं जो कि आपको एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले है ILS है। ये चांद के वहाँ पर जाकर उसके कोर के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा और जो कि इसरो को देगा, और इसरो उसके कोर के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि वहाँ पर जो भूकंप वगैरह आते हैं वो किस तरह का है और क्या क्या उसका जो क्षमता है वो कैसी होगी। तो इसके बारे में सारी डिटेल वो लोग इकट्ठा करेंगे। अगला जो उपकरण है उसका नाम है रंभा। दोस्तों, आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा कि धरती पर एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन चांद के केस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कोई किसी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो ये यंत्र जो है वो वहाँ पर जाके रिसर्च करेगा, चेक करेगा कि मून का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है। इससे वहाँ पर जो भी कॉलोनी बसाना है, जो भी कुछ वहाँ पे सेटअप बनाना है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरा यंत्र है चेस्ट। दोस्तों, चांद पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। 120 डिग्री से लेकर -130 तक जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है टेम्परेचर। मान लीजिए अगर चांद पर कभी भी कॉलोनी बसानी पड़े तो वहाँ पर इस टेम्परेचर में तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो यंत्र है ये इसी चीज़ को रिसर्च करने में हमारी सहायता करेगा, इसरो की सहायता करेगा और इन्फॉर्मेशन देगा कि वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। और वहाँ पर जब कॉलोनी बसाई जाएंगी, अगर बसाई जाएंगी तो ह्यूमन वहाँ पर किस तरह उस एनवायरनमेंट में रह पाएंगे। चौथा जो उपकरण है जो कि लैंडर पे लगा है उसका नाम है LRA। और ये आपको ये बता दें कि ये एक नासा का उपकरण है और ये उपकरण अपने आप से कुछ भी नहीं करेगा। इसे सिर्फ लैंडर को वहाँ छोड़ना है, तो वहाँ पर जाके इसे सेटअप कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद वो चांद पर रहेगा और चांद से और धरती के बीच जो लाइट्स जाती है उनके माध्यम से वो पूरा रिसर्च करेगा कि पृथ्वी से चांद की एक्चुअल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर इसरो ने नासा की मदद करी है उनका डिवाइस अपने साथ ले जाने में। आपको ये भी बता दें कि नासा इससे पहले इस तरह की डिवाइस बहुत पहले छोड़ चुका है, जब 60s में उसके मून मिशन होते थे। लेकिन अब 2023 चल रहा है और अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो ये जो डिवाइस है ये ज़्यादा एडवांस्ड होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रोवर के। रोवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका वेट 26 kg है और ये 800 मीटर तक जा सकता है और उसके बाद आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन है वो लैंडर के साथ टूट जाएगा। इसलिए 800 मीटर तक वो वहाँ पर ट्रैवल कर सकता है और वहीं से सब जानकारी इकट्ठा करेगा। तो इसमें दो तरह के उपकरण लगे हैं। जो पहला उपकरण है उसका नाम है APXS और दूसरा जो उपकरण है उसका नाम है LIBS लिप्स। तो ये दोनों का अलग अलग काम होता है। जो पहला उपकरण है वो चांद की मिट्टी को स्टडी करेगा और वो पता लगाने की कोशिश करेगा कि वहाँ पर किस तरह के एलिमेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है लिप्स, वो भी चांद पर वहाँ पर पता करेगा कि चांद पर किस तरह के केमिकल्स, किस तरह के मिनरल्स हैं और फिर उसकी स्टडी की जाएगी। तो ऐसा मान लीजिए कि चांद पर अगर कॉलोनी बसानी है तो हर एक चीज़ हम यहाँ से ले जाकर वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ऐसा बहुत ही मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर साइंटिस्ट ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों ना चांद की चीज़ों को यूज़ करके वहाँ पर अपने लिए कुछ बना ले और उसी को यूज़ किया जाए फ्यूचर में। जब फ्यूचर में कभी भी ऐसा हुआ कि चांद पे कॉलोनी बसानी होगी तो वहाँ की जो चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करके वहाँ पर कॉलोनी बसाई जाएगी और चांद को एक, जैसे कि हमारे PM जी ने कहा है, PM सर ने कहा है कि वो टूर का हो जाएगा, तो हम टूर करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे। या फिर मान लीजिए हमें किसी और ग्रह पर जाना है, जैसे कि हमें मार्स पे जाना था, तो चांद पर एक तरह का हमारा एक स्टॉपेज हो जाएगा, वहाँ पर स्टॉपेज करेंगे और वहाँ से फिर आगे की ट्रैवल की जर्नी शुरू करेंगे। तो उस केस में हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ सेटअप तो बनाना होगा, लेकिन सेटअप बनाने के लिए हम धरती से हर चीज़ नहीं ले जा सकते। मोरंग, मिट्टी, गारा, जो भी आप जानते हैं उस तरह की चीज़ें हम ले जाकर वहाँ पर कुछ सेटअप नहीं कर सकते। तो ये सारी स्टडी इसी बारे में की जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको एक रफली थोड़ा सा आइडिया दिया है और जो भी मैंने टर्म्स बोले हैं ये सबका एक फुल फॉर्म है बड़ा, और मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ छोटा चीज़ बताया, जैसे आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या जो लैंडर है वो लेके गया है, चांद पर क्या क्या गया है और वहाँ पर क्या क्या रिसर्च होने वाला है। बस मैंने आपको एक झलक सी दे दी है, डीपली हमने कुछ भी बात नहीं की है। और देश इस समय खुशी मना रहा है और काफ़ी उत्साहित है हम सब। आपने देखा है कि जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी तो हमारा पूरा देश एक होकर इसकी लैंडिंग देख रहा था, और ऐसा कोई मोमेंट होता नहीं है जब हमारा पूरा देश एक साथ आ जाए। तो ये कुछ क्षण होते हैं ऐसा जब हम सब एक साथ आकर खुशी मनाते हैं, सब एक दूसरे के भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं, एज ए कंट्री एक हो जाते हैं और हम खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये कुछ वैसा ही माहौल था।
बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था जब जिस दिन ये शुरू हो रहा था तो लोग मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में प्रार्थना कर रहे थे, दुआएँ पढ़ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कनेक्ट था, कितना बड़ा काम हमने करके दिखा दिया है। मतलब हमारे इसरो ने करके दिखा दिया, हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखा दिया है, हमारे देश ने करके दिखा दिया है और जब हम कहते हैं तो हम भी उसमें थोड़ा-सा इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है हम सबके लिए और ये बहुत ही करारा जवाब भी है वेस्टर्न मीडिया के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए जो हमेशा हमारा मज़ाक उड़ाते रहते थे और अब उन्हें इतना बड़ा जवाब मिल रहा है, तो अब वो हर तरीके से हमें मुबारकबाद दे रहे हैं और हमारी शक्ति का लोहा है उसे मान रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नॉलेज के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैंने अपनी लिमिटेड नॉलेज में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें।